कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी, जिसका नाम ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हिंदुओं की मदद करने के लिए, नए नए मंदिरों के निर्माण करने के लिए और हिंदू धर्म के लोगों की भलाई करने के लिए, लेकिन हम मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी जो एक वादा किए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें वो सही नहीं उतरे। अच्छा ही कह रहे हैं, गलत ठीक हाँ? गलत है। क्या गलत है? यही कि मुसलमान तो गरीब का रोजी रोटी सब छीन लिया है। खाने के लिए आदमी मोहताज है। समझ में आया न? और खाली इकोनॉमी बढ़ा रहा है, विदेश जा रहा है, वहाँ जा रहा है। ये सबका तो मानना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम लोगों का यही मानना है कि नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है या हमारे मजहब के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन वहीं पर खुद नरेंद्र मोदी ये बताते हैं कि कैसे जब 1979 में मोरबी शहर में बाढ़ आई थी, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, तो उस समय मैंने खुद एक मस्जिद की साफ सफाई की थी। बाढ़ की वजह से उस मस्जिद की हालत बहुत ख़राब थी, कहीं कहीं से मस्जिद टूट गया था। मैंने खुद उस मस्जिद की मरम्मत की क्योंकि ईद नज़दीक आ रहा था और मैं ये चाहता था कि लोग त्यौहार के दिन अपनी नमाज अदा कर सके। ये पूरी रियल कहानी है दोस्तों, जो कि नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी बुक में बताई है। ये जो मीडिया में खबरें होती हैं, ये आधा से ज़्यादा तो झूठ होती है, और इसी झूठ और सच को क्लियर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने खुद के ऊपर एक बुक पब्लिश की है। अब हो सकता है कि इस बुक के बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये बुक अभी रिसेंट टाइम में ही पब्लिश की गई है। बुक के बारे में आगे और वीडियो में जानेंगे, बट अभी के लिए हिंदू मुस्लिम के इस विवाद को लेकर पीएम मोदी ने अपने साथ हुए एक रियल इंसिडेंट्स के बारे में बताया, जो कि इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं कि इस स्टोरी को सुनने के बाद मोदी से रिलेटेड जो आपके माइंड में थिंकिंग है, जो भी आपके माइंड में थॉट्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने वाला। आज से करीब 43 साल पहले 11 अगस्त 1979 ये वो दिन था जब लगातार बारिश के चलते दोपहर करीब 3:15 बजे 11 अगस्त 1979 को ये वो तारीख है जो आज भी मोरबी को याद होगा। उस टाइम की बात है जब नरेंद्र मोदी ना ही इस देश के प्रधानमंत्री थे और ना ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। 11 अगस्त 1979 का वो भयंकर दिन जब मच्छू नदी पर बना एक विशाल बांध हजारों लोगों की मौत का कारण बनता है। इस बांध को 1972 में बनाया गया था और इस विशाल बांध की जो कैचमेंट एरिया थी वो 745 स्क्वायर किलोमीटर था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो डैम है जिस नदी पर बनाया गया था, उसी सेम नदी पर 1959 में एक और बांध बनाया गया था, जिसकी जो कैचमेंट एरिया थी वो 730 स्क्वायर किलोमीटर था। और ये दोनों बांध जिस नदी पर बनाए गए थे, उस नदी का नाम है मच्छू नदी। अब होता क्या है, 11 अगस्त 1979 को काफ़ी टाइम तक बहुत तेज बारिश होती है, और इतनी बारिश और इतने पानी के प्रेशर को ये डैम सह नहीं पाता है और इसमें एक सुराख हो जाता है। अब कुछ समय बाद पानी का लेवल और अप होता है और प्रेशर ज़्यादा पड़ने पर इस 4 किलोमीटर लंबे बांध की 2 दीवारें टूट जाती है और पानी का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। और उस समय बारिश रुकने का भी नाम नहीं ले रही थी। डैम का पानी लगातार बढ़ते ही जाता है और इस डैम को जितने पानी को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था, उससे 3 गुना ज़्यादा पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये डैम इतने पानी के प्रेशर को नहीं सह पाता है और पूरी तरीके से टूट जाता है। इस डैम के टूटने के 20 मिनट के अंदर ही पूरे मोरबी शहर में पानी ही पानी भर गया था। और अभी असली तबाही तो बाकी थी। दोपहर के करीब 3:30 बजे पानी का बहुत ही तेज बहाव आता है। पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि अगले सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही इस डैम के जो नज़दीकी निचले इलाके थे, उसमें इतना ज़्यादा पानी भर गया कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही इन निचले इलाकों में पानी पूरे 20 मीटर ऊपर तक भर गया था। और ये जो पानी है वो लगभग 6 घंटे तक रहा, यानी कि नीचे पूरा का पूरा एक शहर है और ऊपर 20 मीटर ऊपर तक सिर्फ पानी ही पानी है। और इतनी बड़ी तबाही इस डैम के टूटने के सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही हो गई थी। इस डैम फेलियर ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और ये आंखों देखी घटना है, जिस पे आपको ऑलरेडी कई सारे वीडियो क्लिप्स, कई सारे आर्टिकल्स देखने को और पढ़ने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि उस समय एग्जैक्टली हो क्या रहा था। नरेंद्र मोदी जो कि ये सारी घटना अपनी नई रेजिलिएंट इंडिया नाम की बुक में बता रहे हैं कि जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो उस समय वहां की हालत कैसी थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां पर पूरे 6 हफ्ते तक रुके थे और लोगों की जो सिचुएशन थी वहां पर उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा। वहां पे कई सारे लोगों की मदद की और जो नरेंद्र मोदी ने बताया है वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको आगे मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या वहां पे होता है। ये बाढ़ जैसे ही खत्म होती है तो वहां की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी, लोगों की कैसी हालत थी, कितने लोग मारे गए थे और वहां पे क्या क्या हो रहा था, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जो कि उस समय राष्ट्रीय स्वयं
सेवक संघ आरएसएस के सिर्फ एक सदस्य थे, ना ही ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में थे और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी में इनका कोई खास संबंध था उस समय पर। इस डैम फेलियर के दूसरे दिन से ही लगभग 6 सप्ताह तक नरेंद्र मोदी वहीं पर रुककर लोगों की मदद करते हैं। पानी में पड़े पड़े, कीचड़ में धंसे धंसे जानवरों और इंसानों के जो मृत शव थे वो धीरे धीरे करके सड़ने लगे थे। ये है जनक भाई कोटक, जो कि राजकोट के पूर्व मेयर रह चुके हैं। उस समय नरेंद्र मोदी के साथ ये भी थे। कोटक जी कहते हैं कि मोदी जी ने वहां पर काफी बहादुरी दिखाई। जो मरे हुए शव थे उसके ऊपर काफी मिट्टी आ गई थी, तो उन मिट्टी को साफ किया, मरे हुए जानवरों को और शवों को उठाया और उन परिवारों के लिए अंतिम संस्कार किया जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया था। और ये जो बातें जनक भाई कोटक बता रहे हैं, यही सेम चीज इस रेसिलिएंट बुक में भी एक्सप्लेन किया है पीएम मोदी ने। वहां पर एक और हैरान कर देने वाली चीज हुई थी। एक 20-25 साल का युवा पुजारी था जो कि इस बाढ़ से बचने के लिए मंदिर की चोटी पर किसी तरह चढ़ने में सफल हो गया था और कुछ दिनों के बाद इसे सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन ये इस भयानक बाढ़ से अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन वहां पर कई दिनों तक फंसा रहता है और कई दिनों तो बिना कुछ खाए पिए ये बहुत ही कमजोर हो जाता है। इसकी हालत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि जब इसे रेस्क्यू किया गया था तो ये इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि ये बोलने तक की ताकत इसके अंदर नहीं बची थी। वहां पर इतनी बड़ी तबाही हुई थी कि हर एक कदम पर आपको सिर्फ लाशें ही लाशें मिलती थी। नरेंद्र मोदी ने एक ही जगह पर 12 शव देखे जो कि पूरी तरीके से सड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने वहां पे बहुत हिम्मत दिखाई और उन 12 शवों को किसी तरीके से उठाया और उसको शांति आश्रम, यानी कि जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, जिसे हम शमशान घाट बोलते हैं, वहां पर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। और वहां पर एक पूरा का पूरा वृद्धा आश्रम मिलता है जिसमें 23 छत बिछत शव ऐसे ही पड़े थे और ये डैम फेलियर के 4 या 5 दिन के बाद इस जगह की खोज की जाती। जनक भाई कोटक और नरेंद्र मोदी ये दोनों जन उस समय पर उस जगह पर मौजूद थे। कोटक जी कहते हैं कि उस समय पर ज्यादातर लोग अंदर जाने से झिझक रहे थे क्योंकि ये सारे मृत शरीर पूरी तरीके से सड़ चुके थे और इससे काफी दुर्गंध आ रही थी, इसलिए कोई अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन मोदी जी ने वहां पर भी साहस दिखाया, लोगों को उनके काम के बारे में याद दिलाया और उन्हें मोटिवेट किया कि हम किस काम के लिए आए हैं, यहाँ पर हम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, तो हम किसी भी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, हमें किसी भी हाल में इन लोगों की मदद करनी है। जो मृत शरीर है उनका अंतिम संस्कार करना है, जो फंसे हुए लोग हैं उनको किसी तरह से रेस्क्यू करना है। एक पंभर नाम का व्यक्ति था जो कि वहां पर उस समय मौजूद था। वो बताता है कि कैसे उसे एक मृत शरीर को उठाना पड़ा था। वो कहता है कि मैंने किसी तरीके से साहस जुटाकर उस मृत शरीर को उठाने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ के मैंने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ मेरे से फिसल गया। मोदी ने मेरी घबराहट को भांप लिया और खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए कहा। मोदी ने हमारे काम के इंपॉर्टेंस को फिर से याद दिलाया। उसके बाद मैंने साहस जुटाई और हम सभी लोगों ने मिलकर उन 23 छत बिछत शव को उठाया, उनको शमशान घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। मोरबी शहर के कुछ स्थानीय लोग ही बताते हैं कि मोदी ने मोरबी की एक मस्जिद की साफ सफाई और मरम्मत का काम किया क्योंकि ईद नजदीक आ रही थी और वह चाहते थे कि लोग त्योहार के दिन अपनी नमाज अदा कर सके। और एक बात और, जब किसी शव को उठाया जाता था तो मोदी जी ने सबको यह कहा था कि जब उनको उठाया जाए तो उनको कपड़े में लपेट के उठाया जाए ताकि उठाते या खींचते समय उनके टुकड़े ना हो, क्योंकि शव जो है वो पूरी तरीके से सड़ चुके थे, चाहे वो जानवर के हो या इंसानों के हो। और ये जो रेसिलिएंट इंडिया नाम की जो किताब है वो ये कहती है कि उस समय पर मोदी के द्वारा ये एडवाइस देना उस टाइम पर काफ़ी यूजफुल था। एक और व्यक्ति था जिसका नाम प्रदीप वेले था। वो ये बताता है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने एक कांग्रेस कार्यकर्ता को ये आश्वासन दिया कि अगर उनके घर में दोबारा से पानी भर जाता है तो वो फिर से उनकी मदद करने के लिए आएंगे। और बाद में मोदी जी अपने कुछ कुशल श्रमिकों के साथ वहां पर आते हैं और सिर्फ इस कांग्रेस कार्यकर्ता का ही नहीं बल्कि उनके आसपास जितने सारे घर थे उनका फिर से पुनर्निर्माण करते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बोला है कि नरेंद्र मोदी उस समय ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी में थे और ना ही वो कोई पॉलिटिशियन थे, तो उनके लिए हर कोई समान था और शायद आज के टाइम पर भी उनके लिए सब समान है। बट अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब देखिए, इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया उसमें से एक भी वर्ड मेरे नहीं है, मैं अपने मन से कोई भी चीज बोला नहीं हूं। जो भी सारी चीजें आपके सामने रखी गई है वो आर्टिकल्स और इस स्टोरी के बेस पर ही रखी गई है जो कि रेसिलिएंट इंडिया नाम की बुक में नरेंद्र मोदी ने खुद ही बताया है। इस बुक में ये स्टोरी थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज में है तो मैंने इसको थोड़ी ईजी तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने में या इसको ट्रांसलेट करने में मेरे से कोई भूल हुई हो तो उसके लिए आई रियली सॉरी। एंड एक और चीज़, इस घटना को ख़त्म करते हुए नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मोरबी आपदा, उसमें फंसे लोग और मरे हुए जानवरों और इंसानों के अंतिम संस्कार का ऐसा अनुभव मैंने पहली बार किया अपनी लाइफ में।
लेकिन ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही अमूल्य साबित हुआ जब इससे भी बड़ी आपदा 2001 में सामने आई, जिसे हम कच्छ भूकंप के नाम से जानते हैं। इस कच्छ भूकंप की भी स्टोरी नरेंद्र मोदी ने अपने इस रेसिलिएंट इंडिया वाली बुक में बताई है। इस बुक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके पढ़ सकते हो। और हो सकेगा इस कच्छ भूकंप वाली स्टोरी पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और एक फाइनल बात जो कि मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि मैं कोई मोदी भक्त या बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं। इवन मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। मैं अपनी रिसर्च और अपने आर्टिकल्स के थ्रू जो सही चीजें हैं उसको सही दिखाने की कोशिश करता हूं और जो चीजें गलत हैं उनको गलत दिखाने की कोशिश करता हूं। एंड दैट इज माई लास्ट वर्ड, आई डू नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। थैंक यू। Over the edge, feel like I'm floating through the air.